वाई शुड द नेशनल सॉन्ग ऑफ अ कंट्री बी सब्जेक्ट टू डिबेट? नेशनल सॉन्ग के ऊपर डिबेट क्यों होनी चाहिए? ये डिबेट के अंदर क्या कंसर्न्स या क्वेश्चंस रेज किए जा रही हैं ऑपोजिशन और सरकार के द्वारा? इसके अलावा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम की कहानी और वंदे मातरम को लेकर जो भी कंट्रोवर्सी है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देश या नेशनलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है सिंबलिज्म, और सिंबल्स में से एक सिंबल है नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, जैसे वंदे मातरम। जब वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी से पूछा गया कि उनकी सबसे मेमोरेबल क्रिकेटिंग मेमोरी क्या है, तो उन्होंने कहा कि जब वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान पूरे स्टेडियम ने वंदे मातरम गाया तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरेबल मोमेंट था। और ऐसा ही कुछ फीलिंग आपकी वंदे मातरम को लेकर अराइज होती है जब वो गाना बजाया जाता है, समवट सिमिलर टू नेशनल एंथम। बट इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन वंदे मातरम एंड द नेशनल एंथम? क्या इनके बीच में कोई डिफरेंस है, भेदभाव किया गया जिसमें एक को सबऑर्डिनेट पोजीशन दी, दूसरे को बेटर पोजीशन दी गई? अगर वंदे मातरम को एज अ सॉन्ग अडॉप्ट किया गया, नेशनल सॉन्ग, तो पूरा गाना क्यों नहीं अडॉप्ट किया? उसके लेकर क्या चर्चा है, ये सब जानेंगे। मेरा नाम है आयुष रैना और मैं आज के इस इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आपको सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर हम बात करते हैं वंदे मातरम के बारे में, तो इस साल 150 साल सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। 150 years are being celebrated of Vande Mataram as a poem first appearing, being written by Bankim Chandra Chattopadhyay in the year 1875। और उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर सेशन किया जा रहा है, जिस सेशन के अंदर गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है कि हम 10 घंटों तक या 8 घंटों तक इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। क्या यह चर्चा वैलिड है या नहीं है, शुड इट बी डन और नॉट, इसके बारे में हम वीडियो के अंत में जरूर बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कि वंदे मातरम इंपॉर्टेंट क्यों है। वंदे मातरम appeared in 1875 first in a magazine called बंग दर्शन। इस बंग दर्शन में सिर्फ 2 स्टैंजाज इमर्ज हुए थे, जिसमें वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, जो आप जनरली सुनते भी हो, वो पहले 2 स्टैंजाज ही इमर्ज हुए थे। ये जो कविता है ये लिखी थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर एक एम्प्लॉय थे, एक सिविल सर्वेंट थे। लेकिन फिर भी अपनी नॉवेल्स, अपनी कविताओं, अपनी लेख रचनाओं के अंदर वो ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज किया करते थे, उनकी पॉलिसीज को क्वेश्चन किया करते थे। इसके बाद साल 1882 आता है। 1882 में इनकी एक नॉवेल छपती है जिसका नाम है आनंद मठ। आनंद मठ के अंदर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय डिस्क्राइब करते हैं सन्यासी रेबेलियन को और बंगाल के 1770s के फेमिन की सिचुएशन को, जिसमें हजारों लाखों लोग की मौत हो जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड ग्रेन्स। इस पर्टिकुलर नॉवेल के अंदर वो वंदे मातरम को दोबारा से लिखते हैं, इसमें और भी स्टांजास उसमें ऐड करते हैं। और आनंद मठ प्राइमरीली इस पर्टिकुलर नॉवेल को वंदे मातरम के प्रेजेंट होने की वजह से ज्यादा याद किया जाता है। सन्यासी रेबेलियन या संतों का जो रेबेलियन था, बेसिकली वो 1760s और 70s के अंदर देखा गया बंगाल में, क्योंकि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल शुरू हो गया था आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। आपको यह भी ध्यान देना होगा, इतिहास में आपने जरूर पढ़ा होगा, ये स्कूल की किताबों में भी होता है कि 1757 के अंदर जब बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई हुई, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव की ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं ने हराया, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मीर जाफर ने। मीर जाफर was one of those people who collaborated with the Britishers and helped them take over बंगाल। अब इस पर्टिकुलर नॉवल आनंद मठ के अंदर 2 टाइप के विलन्स या 2 टाइप के नेगेटिव कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा मीर जाफर जैसे लोग जिन्होंने कोलैबोरेट किया। अब ये फैक्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जाके आपको ये फैक्ट रेलेवेंट भी लगेगा जब मैं ये बताऊंगा कि वंदे मातरम पॉलिटिसाइज क्यों हुआ, उसको कंट्रोवर्शियल कैसे बनाया गया। लेकिन बिफोर इट बिकेम कंट्रोवर्शियल, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर पोएम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है 1896 के बाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई थी। 1896 के अंदर ये पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने इस वंदे मातरम कविता को कांग्रेस के सेशन में गाया। उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस दैट सेशन वाज रहमतुल्लाह सयानी। इसका मतलब तब तक ये रिलीजन का सिंबोलिज्म नहीं था, ये बस एक नेशनलिस्ट एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट का हिस्सा था। अगर आप सिंबोलिज्म की बात करें, वंदे मातरम इतना सिंबॉलिक क्यों है? क्योंकि बहुत समय बाद ये
एक लैंड को, एक हमारी मातृभूमि को, होमलैंड को मदर गॉडेस से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, इनफैक्ट जो लास्ट के स्टैंजाज हैं वो मदर गॉडेस के डिफरेंट डिफरेंट रूप बताता है कि किस तरीके से हमारी जो जन्मभूमि है, हमारी जो होमलैंड है, वो मदर गॉडेस के साथ इक्वेट की जा सकती है, और माता दुर्गा, माता लक्ष्मी जी का भी इसमें नाम आता है। पर आप ये देखें कि सिंबॉलिज्म नेशनलिज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रांस के अंदर भी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, उसमें भी फ्रांस की लेडी ऑफ या लिबर्टी की बात करें, है ना, या मदरलैंड ऑफ फादरलैंड ऑफ जर्मनी की बात करें, ऐसा कई बार हुआ है कि आप देश को माता या पिता या एक डिवोशनल फिगर के साथ इक्वेट करते हो, और ऐसा ही पहली बार इस वंदे मातरम के अंदर किया गया। इन 1903-1905 when the partition of Bengal was announced, Vande Mataram became a battle cry or a war cry against the Britishers. यूनिवर्सिटीज के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्वदेशी मूवमेंट की गैदरिंग्स के अंदर वंदे मातरम को रिसाइट किया जाने लगा, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के लिए यह एक सिंबल ऑफ डिफायंस बन गया। सो मच सो कि ब्रिटिशर्स ने वंदे मातरम के गाने पे बैन लगा दिया, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अगर आप डीडी न्यूज के इस ट्वीट को देखेंगे, उनका वो ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने गाने प्रिंट करने और इवन कम्युनिकेट करने के लिए इस पे बैन लगा दिया। तो आप ये देख सकते हो कि बैन की डिफायंस में वंदे मातरम बिकेम अ क्राई, वॉर क्राई अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑपरेशन। अगर आप ये देखोगे कि वंदे मातरम की सिंबॉलिज्म कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आप देखोगे कि वीकली मैगजीन वंदे मातरम स्टार्ट की जाती है बाय बिपिन चंद्रपाल, जिसके एडिटर होते हैं अरबिंदो घोष। तो ये दोनों एक मैगजीन चलाते हैं, एक बेसिकली बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ही लेगेसी थी कि बंगाल के अंदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जैसे कि अनुशीलन समिति बनती है। दैट वाज आल्सो टेकिंग फॉरवर्ड द आइडिया दैट वाज गिवन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो वो जो बीज है वो इतना इंपॉर्टेंट है नेशनलिज्म के लिए, वंदे मातरम कितना इंपॉर्टेंट है नेशनलिज्म के लिए, यहां से पता चलता है। इसके अलावा आजादी की लड़ाई के दौरान स्कूलों में बच्चों पे लाठीचार्ज होना, बिकॉज दे वर सपोर्टिंग और they were singing Vande Mataram while Bal Gangadhar Tilak was being sentenced to prison in Mandalay in the year 1908. बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, और सिर्फ बंगाल या भारत के अंदर नहीं, विदेश के अंदर भी वंदे मातरम बिकेम अ सिंबल, बिकॉज जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा, शी रेजेस द इंडियन फ्लैग एंड ऑन दैट फ्लैग देयर इज रिटन वंदे मातरम। दिस इज डन एट स्टुटगार्ट जर्मनी एट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस 1907 में। तो सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी ये इसके चर्चे पहुंच जाते हैं। साउथ अफ्रीका में बैठे महात्मा गांधी भी अपने अखबार इंडियन ओपिनियन के अंदर इसके बारे में लिखते हैं और कहते हैं कि वंदे मातरम इतना बड़ा पॉपुलर सॉन्ग बन गया है कि मेरे हिसाब से ये एक इमोशनल गाना है, डिवोशनल गाना है, और बाकी एंथम्स की तरह ये किसी और को क्रिटिसाइज नहीं करता है, बस एक प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। इसीलिए शायद ये एंथम भी बन सकता है, नेशनल एंथम भी बन सकता है। बट what happened between the 1910s to 1930s कि वंदे मातरम कंट्रोवर्शियल बन गया। एंट्री होती है भारत में कम्युनल पॉलिटिक्स की, यानी कि धर्म के आधार पे पॉलिटिक्स करने की, राजनीति करने की। इसकी शुरुआत ब्रिटिशर्स ही करते हैं, क्योंकि 1909 के अंदर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर ये कहते हैं कि मुस्लिम्स को भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलेंगे। इसका मतलब मुस्लिम सिर्फ सीट्स रिजर्व नहीं होगी मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स को वोटिंग करने के लिए भी सिर्फ मुस्लिम वोटर्स विल बी अलाउड। तो वोटर भी मुस्लिम और नॉमिनेट या इलेक्ट होने वाला व्यक्ति भी मुस्लिम। जितनी भी काउंसिल्स थे उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट देने के बाद मुस्लिम लीग भी उस वक्त बन चुकी थी 1906 तक, और जो माहौल है पॉलिटिक्स का वो थोड़ा सा कम्युनल हो गया। इसके बाद 1920s और 1930s के बीच में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग में काफी बार बहस भी होती थी, कन्फ्लिक्ट भी लोकल लेवल पे देखे जाते थे, और उसमें वंदे मातरम एक तरीके से सिंबल बना ऑफ द हिंदू महासभा और वह समहाउ एसोसिएटेड विद बीइंग एंटी मुस्लिम। इसके लिए जिन्ना भी जिम्मेदार थे, जिन्होंने ये यकीन दिलाया लोगों को, खासतौर पे मुस्लिम लोगों को, कि अगर आप वंदे मातरम गाते हैं और पूरा सॉन्ग अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें दो कॉन्टेक्स्ट आपको समझने होंगे। एक, उसमें हिंदू गॉडेसेस का वर्णन है, उनको डिवोशन करने का मेंशन है, और ये बोला जाता है कि क्योंकि इस्लाम के अंदर आइडल्स वर्शिप नहीं होते हैं, मूर्ति पूजन नहीं होता है, तो आपको उसे गाना नहीं चाहिए। अब अगर
कुछ सालों पहले तक ये इशू इमर्ज नहीं हुआ था और अब इमर्ज हो रहा था। उसका एक मेजर रीजन था पॉलिटिसाइजेशन। अगर आप ये दिखाना चाहते हो मुस्लिम्स ऑफ इंडिया को कि कांग्रेस आपके हिसाब से नहीं सोच रही है, आपको इंक्लूड करके नहीं चल रही है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपको एक सिंबल दिखाना पड़ेगा। वो सिंबल आप दिखा पाते हो बाय द सॉन्ग वंदे मातरम, जिसमें कांग्रेस और कांग्रेस की मीटिंग्स के अंदर वंदे मातरम को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। लेकिन मुस्लिम्स को वंदे मातरम इसलिए नहीं गाना चाहिए क्योंकि उसमें आइडल वर्शिप की बात है। सेकेंड रीजन या जस्टिफिकेशन वो ये देते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया था, उसमें इविल कैरेक्टरिस्टिक आनंद मठ नॉवल के अंदर कौन दिखाए जाते हैं? मुस्लिम रूलर्स, और इस वजह से कहा जाता है कि ये एंटी मुस्लिम है। बट कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। मुस्लिम कम्युनिटी को भी, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है, इस तरीके की चीजें अपील करती हैं, और दैट इज प्रिसाइसली द रीजन व्हाई दैट बिकेम अ पॉलिटिकल वॉर क्राई। अब हिंदू महासभा और उनके जो लीडर्स हैं वो भी इसमें कम नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि इफ दे डोंट, है ना, अगर मुस्लिम्स वंदे मातरम नहीं गाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि वो देश के फ्रीडम स्ट्रगल के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते। तो ये फिर एक बहुत ही गलत किस्म की कम्युनल पॉलिटिक्स इसके अंदर जुड़ जाती है। अब आगे आज के समय में कंट्रोवर्सी इमर्ज होती है, द रोल ऑफ नेहरू, द रोल ऑफ टैगोर, एंड विच वाज डिस्कस्ड आल्सो बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड वाज रिस्पॉन्डेड टू बाय प्रियंका गांधी इन द पार्लियामेंट। तो इसको लेकर चर्चा इसलिए इमर्ज होता है क्योंकि यह कहा जाता है कि 1937 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का वर्किंग कमेटी का सेशन हुआ, जिसकी मीटिंग कलकत्ता में हुई, उस मीटिंग के अंदर यह डिसाइड किया गया कि हम वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 स्टैंजास को पब्लिक गैदरिंग में गाएंगे। और इसीलिए यही पहले 2 स्टैंजास भी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1950 में, इन्हीं 2 स्टैंजास को नेशनल सॉन्ग की तरह भी अडॉप्ट किया जाता है। तो फिर वो 2 जो पैराग्राफ्स थे, बाद के पैराग्राफ्स थे, उनको क्यों हटाया गया? 2 पैराग्राफ did not emerge in 1875, the original text. They were added in Anand Math novel in 1882. And these paragraphs were removed. इन पैराग्राफ्स को लेकर चर्चा हुई और चर्चा का विषय बना बिटवीन नेहरू, टैगोर एंड सुभाष चंद्र बोस। 1937 में ही सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर से कम्युनिकेशन करते हैं, और उस कम्युनिकेशन के अंदर वो बताते हैं कि देखिए, मुझे तो लगता है कि वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही डिवोशनल सॉन्ग है जिसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, इसलिए हमें उसे नेशनल सॉन्ग की तरह अडॉप्ट कर देना चाहिए पूरा का पूरा। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था कि देयर आर एलिमेंट्स अमंगस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी हु आर ऑलरेडी गेटिंग डिसइल्यूजन्ड अवे फ्रॉम द कांग्रेस, उन लोगों को कुछ हद तक आपको अपने साथ जोड़ना जरूरी है। क्योंकि आप याद रखिए कि 1937 में पार्टीशन नहीं हो रहा है। 1937 में मुस्लिम लीग भले ही डिफरेंट पाकिस्तान की डिमांड्स को कहीं कहीं स्टेजेस पे कर चुकी है, लेकिन अभी तक पार्टीशन की रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इसलिए जितने भी मुस्लिम्स हैं या मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, उन्हें भी भारत के साथ चलाने की कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश में जवाहरलाल नेहरू टैगोर के साथ वार्तालाप करते हैं, और उस कम्युनिकेशन में टैगोर जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं कि उन्हें यह लगता है कि आई हैव नो डिफिकल्टी इन डिसोसिएटिंग इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पोएम। दैट मीन्स द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स, जो फर्स्ट 2 स्टैंजाज हैं, उसको मैं सबसे ज्यादा डिवोशनल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं वंदे मातरम के, और बाकी के स्टैंजास को अगर हम डिसोसिएट भी कर दें, अलग भी कर दें, तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। टैगोर ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उनके हिसाब से वो एक मोनोथीस्टिक फैमिली में जिए हैं। मतलब मोनोथीस्टिक का मतलब है कि वो भी एक ही भगवान में मानते हैं। इसका मतलब वो नंबर ऑफ गॉडेसेस के अंदर वो भी नहीं मानते हैं, टैगोर भी नहीं मान रहे हैं, और वो कहते हैं कि जरूरी भी नहीं कि इसे नेशनल सॉन्ग का पार्ट बनाया जाए, बिकॉज दैट वाज अ कंट्रोवर्शियल पार्ट and that controversy was politicized actually। इसी चीज को कांग्रेस के लीडर जयराम रमेश भी कोट करते हैं, क्योंकि वो सब्यसाची भट्टाचार्य की किताब जो उन्होंने लिखी थी अबाउट द नेशनल सॉन्ग दैट इज वंदे मातरम, उसको कोट करते हुए कहते हैं कि टैगोर जी ने भी यही कहा कि पहले 2 स्टैंजास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 स्टैंजास को मैं डिसोसिएट कर सकता हूं। ठीक है। इसके अलावा यह डिसाइड किया जाता है कि 1937 की कांग्रेस कमेटी में कि हम पहले 2 स्टैंजास को पब्लिक गैदरिंग्स में गाया करेंगे। तो यहां से ये कंट्रोवर्सी इमर्ज होती है, जहां पे प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं नेहरू पे कि भाई साहब आपने जो है ये 2 स्टैंजास क्यों रखे। अपार्ट फ्रॉम दिस, ओवरऑल भी कांग्रेस के अंदर भी ये फीलिंग थी कि जैसे महात्मा गांधी की, कि अगर
बाकी के स्टैंजास गाने से कंट्रोवर्सी इमर्ज होती है, क्वारलिंग इमर्ज होती है, कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होती है अमंग्स द इंडियंस, तो शायद हमें नहीं गाना चाहिए ये पब्लिक गैदरिंग्स पे। इसके लिए इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है महात्मा गांधी को। रीजन इज वेरी सिंपल कि पहले जब ये आप कह रहे थे कि ये नेशनल एंथम है, अब आपका व्यू बदल क्यों गया? देखिए, बदल व्यू इसलिए गया क्योंकि पॉलिटिक्स बदल गई थी उस वक्त की। हो सकता है इनका खुद का भी कंट्रीब्यूशन हो उसमें, दैट देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि इनका भी कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन उस वक्त की सच्चाई ये थी कि अगर हम भारत का विभाजन नहीं देख रहे हैं, वी आर नॉट विजुअलाइजिंग इट एट द इन 1937, वी नीड टू कीप इन माइंड द कंसर्न्स ऑफ द मुस्लिम्स आल्सो। दैट इज व्हाट दे डिड एट दैट टाइम, दे मस्ट हैव थॉट इट टू बी प्रैग्मेटिक। ठीक है, ऑल्सो जब नेहरू सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी लिखते हैं 1937 में ही, 1937 में, उसमें वो कहते हैं कि वंदे मातरम की जो कंट्रोवर्सी है वो कम्युनलिस्ट यानी कि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है। इट एक्चुअली डज नॉट हैव एनी मेरिट ऑन द ग्राउंड, बट बिकॉज मुस्लिम लीग ने उस कंट्रोवर्सी को अब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया है कि मुस्लिम्स के लिए प्रेस्टीज इशू हो चुका है, इस वजह से शायद हमें इस कम्युनिस्ट फीलिंग को पैंडर तो नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट केटर टू द कम्युनलिस्ट फीलिंग, वी शुड लुक एट द ग्रीवेंसेस ऑफ द मुस्लिम पीपल, जो उनके एक्चुअल ग्रीवेंसेस हैं उनको देखना चाहिए। लेकिन ये मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी को अगर हम और बढ़ावा देते हैं तो मुस्लिम लीग और स्ट्रांग होती जाएगी। इफ वी अडॉप्ट द एंटायर वंदे मातरम मुस्लिम लीग स्टैंड्स दैट कांग्रेस इज एंटी मुस्लिम, देयर इज नो प्लेस फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया, दिस विल गेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। इन द हाइंडसाइट हम अगर पीछे देखते हैं, है ना, हिस्ट्री में, तो हमें लगता है ये गलत डिसीजन था, है ना, या इस डिसीजन को बेहतर हैंडल किया जा सकता था, बट हाइंडसाइट तो हम लोग के पास है, उन लोग के पास तो नहीं थी। ठीक है, वो फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे। फिर ये भी सवाल आता है कि क्या नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में जब चॉइस करनी थी तो क्यों नहीं वंदे मातरम को नेशनल एंथम चूज किया गया? इसमें नेहरू बहुत क्लियर है। नेहरू इज वेरी क्लियर कि उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिम, नेशनल एंथम वो गाना होना चाहिए जो इंटरनेशनल ऑर्केस्ट्रा में प्ले किया जाए, इंटरनेशनल ऑडियंस को भी पसंद आए, है ना। This seems a bit weird because I don't think that should be the criteria of deciding national anthem, but because he believed that international level के ऊपर national anthem ऐसा होना चाहिए जिसका music rather than its words have more importance, orchestra band वो play कर सके। इसलिए उनको लगा कि जन गण मन, which is part of another poem written by Rabindranath Tagore, should be made national anthem। और इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे लोगों को चिट्ठियां भी लिखी। बंगाल के चीफ मिनिस्टर बीसी रॉय को चिट्ठी लिखी, उस वक्त कांग्रेस के, और लेकिन बाद में जनसंघ के फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को चिट्ठी लिखी कि जन गण मन को हमें नेशनल एंथम बनाना चाहिए, वंदे मातरम को सॉन्ग रख ले हम, क्योंकि मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से वंदे मातरम की जो म्यूजिक है, जो टोन है, जो राग में वो गाया जाता है, वो नेशनल एंथम के लिए एडिक्वेट नहीं है। इसी वजह से जनवरी 24, 1950 को जो हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, इट अडॉप्ट्स बोथ नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम इज अडॉप्टेड एज जन गण मन एंड नेशनल सॉन्ग इज अडॉप्टेड एज वंदे मातरम, एंड इन दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ऐसा बोला जाता है। खैर, इक्वल इंपॉर्टेंस लीगली तो नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं कंपल्सरी सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम या नेशनल सॉन्ग, उसको लेकर भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। जैसे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में रिसेंटली अनाउंस हुआ है कि वंदे मातरम सिंगिंग विल बी मेड कंपल्सरी इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना। दिस कैन लीड टू अ लॉट ऑफ लिटिगेशन, लीगल इसमें इश्यूज इमर्ज हो सकते हैं। रीजन नंबर 1 इज कि अगर हम नेशनल सिंबल्स की बात करते हैं जिनको लीगली प्रोटेक्शन मिली है, तो उसमें भारत का नेशनल फ्लैग आता है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आता है, भारत का नेशनल एंथम आता है, लेकिन सॉन्ग नहीं आता है। ये मैं एक कानून की बात कर रहा हूं जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971। इसका मतलब डिसरिस्पेक्ट टू दीज 3 विल बी पनिशेबल बट नॉट नेशनल सॉन्ग एक्सप्लिसिटली एज मेंशन्ड हियर। मे बी द गवर्नमेंट माइट वांट टू चेंज दिस। इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर पहले भी एक जजमेंट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की 1985 में। केस का नाम है बिजो इमैनुअल केस। बिजो इमैनुअल केस के अंदर एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स थे स्कूल के अंदर केरल में, जो जेहोवाज विटनेस के एक रिलीजियस सेक्ट को बिलोंग करते हैं। जेहोवाज विटनेस इज विद इन क्रिश्चियनिटी बट इट इज सेपरेट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी। तो नेशनल एंथम गाते समय ये खड़े रहे, लेकिन इन्होंने गाया नहीं नेशनल एंथम। उस पर बवाल मचा कि इन्होंने तो डिसरिस्पेक्ट कर दिया नेशनल एंथम का। तो इसीलिए कोर्ट में ये मैटर गया और कोर्ट में ये बोला गया कि जो जेहोवाज विटनेस है वो गॉड के अलावा किसी का
मंथन नहीं कर सकते हैं, वर्शिप नहीं कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर इशू में केरला हाई कोर्ट ने तो स्टूडेंट्स की पिटीशन को डिसमिस कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि दिस इज फंडामेंटल राइट टू देयर फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इनका आर्टिकल 25 के अंदर यह अधिकार है कि अपने रिलीजन में इनको जो बोला गया है वो करे। इसलिए अगर ये खड़े हो रहे हैं रिस्पेक्टफुली लेकिन गा नहीं रहे हैं नेशनल एंथम, तो दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज वायलेशन प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट। अब नेशनल एंथम के ऊपर भी जब इतना लिबरल केस लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, तो नेशनल सॉन्ग पे आई एम वेरी श्योर कि सुप्रीम कोर्ट विल नॉट अलाउ द फोर्सेबल सिंगिंग ऑफ नेशनल सॉन्ग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मुद्दा जो बहुत लोग उठा रहे हैं कि क्या 10 घंटे तक नेशनल सॉन्ग, जिसको वैसे ही हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्या उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए? ऑल्दो इट वॉज पार्ट ऑफ द 150 ईयर सेंटेनरी, है ना। एंड एक पहलू यह भी है कि जब इंडिगो के इतना बड़ा इशू चल रहा है, जब एयर पोल्यूशन एक रोज हजारों जाने ले रहा है, जब आईटी सेक्टर और बाकी सेक्टर्स में जॉब धड़ाधड़ लॉस हो रहे हैं, तो क्या पार्लियामेंट के शॉर्टेस्ट विंटर सेशन इन द लास्ट 3 इयर्स, पिछले 2-3 साल में सबसे छोटा विंटर सेशन है ये, 1 तारीख को शुरू होगा, 19 को खत्म होगा, क्या उसमें 10 घंटे सिर्फ वंदे मातरम के बारे में बात करना लेजिटिमेट है? ऐसा सवाल कुछ लोग उठा रहे हैं। मेरे मानने में, इन माय ओपिनियन, ऑफ कोर्स वी हैव टू रिस्पेक्ट द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है, और सरकार की भी ये ड्यूटी बनती है कि लोगों के बीच इसके बारे में जागरूकता फैलाए, है ना। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू बी वेरी कमिटेड टूवर्ड्स व्हाट एक्चुअली पार्लियामेंट नीड्स टू डिस्कस, एंड वी वुड लव टू सी डिस्कशंस ऑन अदर टॉपिक्स जस्ट लाइक आई डिस्कस्ड हियर एज वेल, है ना। हम सेलिब्रेट करते हैं, हमने 175 इयर्स ऑफ महात्मा गांधी भी सेलिब्रेट किए, है ना। हम बहुत चीजें सेलिब्रेट करते हैं, और करनी भी चाहिए, कमेमोरेट करनी चाहिए, क्योंकि नेशनल यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। एट द सेम टाइम अदर थिंग्स ऑल्सो मस्ट बी डिस्कस्ड विद इक्वल टेनासिटी इन द पार्लियामेंट। आई होप आपको वंदे मातरम के बारे में चीजें कुछ समझ आई होंगी, ये कंट्रोवर्सी क्यों उठी, और इसके अलावा आप की क्या राय है? डू यू थिंक दैट दिस discussion on Vande Mataram was needed? Was it required or not? Was it required in your opinion or not? Please tell me in the comment section. Thank you and have a very good day.